नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कल की जोरदार तेजी के बाद बाजार में आज कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी मामूली सुस्ती के साथ 25,150 के करीब, हालांकि बैंक निफ्टी हरे निशान में, मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लैट। ऑटो शेयरों में आज मुनाफा वसूली का मूड, करीब 1% टूटा इंडेक्स, करीब 2% की गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना अशोक लेलैंड। वहीं मेटल शेयरों में आज नरमी कायम। दूसरी ओर सरकारी बैंकों में आज शानदार तेजी। एसबीआई जल्द ला सकता है 25,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी। मौजूदा भाव से 2 से 3% डिस्काउंट पर आएगा क्यूआईपी। सीएनबीसी आवाज़ एक्सक्लूसिव खबर से एसबीआई के शेयर में तेजी। इधर बोनस की तैयारी में है एचडीएफसी बैंक। 19 जुलाई को नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर और स्पेशल डिविडेंड का ऐलान संभव। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। डिक्सन के नए कारोबार को बाजार और बुकिस ने दी हरी झंडी। शेयर करीब 3% ऊपर, वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। वहीं अच्छे नतीजों के बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी मजबूत। उधर ठीक ठाक नतीजों के बाद एचडीएफसी लाइफ में शानदार तेजी, बना टॉप गेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरूर में रहेंगे आपके साथ, और इस शो में हमारे साथ पिछले शो से आशीष बहेती जी और सचिन उत्तेकर जी कंटिन्यू करेंगे। रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करने के लिए नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी से बात होगी, और मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स सहज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक नज़र मार्केट पर। निफ्टी अभी भी कल के लो को डिफेंड करता हुआ, हालांकि शुरुआत ठीक ठाक हुई थी उस एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ के दम पर, लेकिन फिर वो इमीडिएटली गिफ्ट निफ्टी के लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग आए हम, और उसके बाद से थोड़ा सा फ्लैट ही हैं हम। बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रिलेटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भी अब ऑलमोस्ट रेड में आने की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी बेटर है निफ्टी से। और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ ठीक ठाक मोमेंटम है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक होंगे। टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा स्टील। एफएनओ के स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, उनमें सिंजीन, पेटीएम, डिक्सन टेक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बायोकॉन, ये कुछ टॉप गेनर्स होंगे। फोर्टिस हेल्थ, और टॉप लूजर्स में आईसीआईसीआई प्रू, श्रीराम फाइनेंस, एक्साइड, संवर्धन मदरसन और सीमेंस। अशोक लेलैंड भी। बीरो बिल्कुल, ये थी अब तक की बाजार की छोटी समरी। और देखिए, बाजार जब खुला था तो बायोकॉन टॉप गेनर था, सिंजन इसी ग्रुप का वो पुल बैक था, वो जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था वीक, बट अब सिंजन टॉप गेनर और बायोकॉन थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया है। तो क्या खूबसूरती से इस समूह के दो स्टॉक्स चले हैं आज। पैनल आपकी स्क्रीन पे आशीष बहेती जी और सचिन जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर रुचित जैन और रचना जी, आप सभी को नमस्कार। रचना जी, आपके इस वक्त के दो ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग। मेरे इस वक्त के दो ट्रेड्स में से एक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में हम 7,400 के करीब बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे 7,350 का एसएल लगा के इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग करें एंड 7,350 अगर होल्ड कर जाता है तो यहाँ पे चांसेस है कि हम 7470 एंड इवन 7,500 तक जा सकते हैं। सो वन इज अपोलो हॉस्पिटल ऑन द लॉन्ग साइड एंड द अदर इज कल्याण ज्वेलर्स, जिसमें एक हफ्ते की साइडवेज मूवमेंट की रेंज में से स्टॉक जो है वो निकलने की अटेम्प्ट करने में अभी लगा हुआ है। अभी हम 591 पे है। अगर हम इसमें 587 का ऐसा लगा सके 4 रुपीज का, तो यहाँ पे अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 596 एंड 600। ओके, चलिए तो ये दो स्टॉक्स रचना जी की तरफ से। रुचित गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। दो स्टॉक्स है खरीदारी की साइट, ऐसे स्टॉक्स जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ समय में। एक तो कैनरा बैंक है, हमें लग रहा है कि पूरा ही पीएसयू बैंकिंग स्पेस आने वाले समय में एक अच्छा मूव दिखा सकता है, जिसमें अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करे तो रीसेंट कंसोलिडेशन में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस कैनरा बैंक के थ्रू दिखी है। तो कैनरा बैंक में करंट लेवल्स पे 113 के नीचे स्टॉप लॉस के खरीदारी की सलाह रहेगी 122 के टारगेट्स के लिए। और एचडीएफसी एएमसी मेरी दूसरी पिक रहेगी, जहाँ पे लगातार एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही है। स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर में है, प्राइस अप मूव्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव है। तो 5,240 के नीचे स्टॉप लॉस के एचडीएफसी एएमसी में भी खरीदारी की सलाह है और ये स्टॉक में 5,500 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 4 ट्रेड्स पूरे हो गए। रचना जी ने फ्रेश पर्सपेक्टिव के अंतर्गत अपोलो हॉस्पिटल्स, कल्याण ज्वेलर्स, कैनरा बैंक और एचडीएफसी एएमसी। रुचित जी की कॉल हो गई। आशीष बहेती जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के।
जी वीरेन जी, पहला ट्रेड रहेगा हिंद पेट्रो पे ही खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि चार्ट सेटअप स्ट्रॉन्ग बन रहा है इस स्टॉक में, और यहाँ से भी इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 430 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 447 और 455 दो लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है एमसीएक्स, अभी तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है वापस से एक फ्रेश रैली दिखाने के लिए। तो 8170 8170 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो ऊपर में टारगेट्स देखने मिल सकते हैं वो 8500 और 8700 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। चलिए अब सचिन के पास चलते हैं। सचिन बताइए आपकी दो पिक्स। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अदानी स्टॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला ट्रेड हमने अदानी पोर्ट्स पे चूज किया था। यहाँ पर स्ट्रक्चर अदानी एंटरप्राइज का भी शानदार है। एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट मुझे लग रहा है 2750 के ऊपर एविडेंट होगा। बट जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 2740 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2580 पे लगाना है एंड 2740 का एक टारगेट होगा जहां पर आपको पोजीशन वापस रिव्यू करनी है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, वो है उनो मिंडा का। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है एंड जिस कन्विक्शन से इसने 1100 का लेवल वापस तोड़ा है, वहां से जो फॉलो थ्रू मूवमेंट आ रही है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग अराउंड 1180 से 1240 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी उनो मिंडा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1108 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड 1180 1240 ये दो रिव्यूज होंगे। ओके, मिंडा करीब 1127 पे भी ये सुबह सुबह मेरे ख्याल से सीएनबीसी आवाज़ पे मॉर्निंग कॉल्स में शामिल था। 1117 पे स्क्रीन गया था। सचिन जी को इसमें स्ट्रेंथ दिखाई देती हुई। और एक दो स्टॉक्स को मार्क करते हैं जो अच्छा कर रहे हैं हम। देखिए निफ्टी संभल रहा है, आई मीन टाइम स्पेंड कर रहा है 25150 पे, और इसमें कुछ ब्रेकआउट्स विजिबल हैं। लुक एट फोर्टिस हेल्थ केयर एट 807 एट ऑल टाइम हाई। रचना जी, आपकी स्कैनिंग क्या कहती है? नॉट एग्जैक्टली अ डेटेड, किसी में छोटे डेटेड के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, जो लोग पोजिशनली कमिटेड रहते हैं किसी स्टॉक में महीना 2 महीना, ये डिलीवरी में कैसा लग रहा है आपको इस वक्त, या फिर पूरा हेल्थ केयर स्पेस? के हिसाब से फोर्टिस को चेक करा जाए, यस इट इज वर्थ टेकिंग इन एंड आपकी बात वो भी बिल्कुल सही है कि अगर इसको करते हैं तो 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से नहीं, 3-4-5 महीने के पर्सपेक्टिव से करना चाहिए। एंड अगर उस हिसाब से चेक करा जाए तो दिस इज वेरी वेल ट्रेंडिंग, और जब तक ये 700 के ऊपर बना रहेगा तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। डिप्स वगैरह पे ऐड करते रहना चाहिए। अपसाइड पे ये हमें 900 प्लस के नंबर्स दिखा सकता है एंड यू नेवर नो, इट कैन इवन शो अस 1000 अगर आपका 6 मंथ्स प्लस का नजरिया है तो। ओके, यहाँ हो गया फोर्टिस हेल्थ केयर अच्छा करता हुआ। एक दो स्टॉक्स और यहाँ मार्क कर देता हूँ इससे पहले कि हम बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी की तरफ बढ़े हैं। देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ 627। और रुचित, आपका टेक क्या है? और ऑलमोस्ट अब हम दिसंबर 2024 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को हिट करते हुए, क्या व्यू है आपका? बिल्कुल, आई थिंक पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो लास्ट 1-1.5 महीने से स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में ही रहा है, और उसका फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट 625 के ऊपर ही आ रहा है। सो वो ब्रेकआउट के वर्ज पर ही है अभी। और अगर ये लेवल्स में आज वॉल्यूम्स भी देखें तो कल के सेशन के सेकेंड हाफ में वॉल्यूम्स भी बेहतर थे। तो आई थिंक ये फॉलो अप मूव है क्लियरली, और अगर यहाँ से मूव कंटिन्यू रहता है तो हम शॉर्ट टर्म में 640 से 645 की रेंज के टारगेट स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे साथ मार्केट पर बात करने के लिए नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी मौजूद हैं, जिनके पास 3 दशक का अनुभव है। गोल्डमैन सैक्स, DSP मेरिल लिंच, CLSA के साथ काम कर चुके हैं। इनसे समझते हैं कि इस बाज़ार में उनकी क्या रणनीति रहेगी। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। इस बाज़ार में इस अर्निंग सीजन से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब तक जो नंबर्स आए हैं या क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं उनको देखकर लग रहा है क्या कि इस बार फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी और बाज़ार यहाँ से क्या रुख अपनाएगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर अपना या फोर्थ क्वार्टर शुरू से फोर्थ क्वार्टर FY25 जो आखिरी क्वार्टर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसके नंबर जो आप देखें तो काफी पुअर थे। और मतलब आप जो निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, और कई लोग बोलते हैं कि निफ्टी 50 को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं देखना चाहिए, निफ्टी 50 से फाइनेंशियल अलग करो, निफ्टी 50 से कई लोग बोलते हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर अलग करो।
लेकिन जब कंसोलिडेटेड निफ्टी 50 के अर्निंग्स आप देखो तो लास्ट क्वार्टर में जो नंबर आए थे वो नेट प्रॉफिट ग्रोथ 1% भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव जो जो मतलब जो लोग मार्केट में इतने सालों से नेवर एक्सपेक्टेड कि नंबर इतने खराब आएंगे, तो वो उसकी वजह से उम्मीदें ज्यादा है ये क्वार्टर के पिछले क्वार्टर के लिए। और मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी सेक्टर वाइज। लोग बोल रहे हैं कि सीमेंट में नंबर अच्छे आएंगे, आईटी में अच्छे शायद ना आए। तो ये मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी सेक्टर बाय सेक्टर रादर देन ब्लैंकेट की हर एक नंबर खराब होने वाला है। आईटी की बात की आपने, अब तक हमने टीसीएस के नंबर्स देखे, एचसीएल टेक के नंबर्स देखे, आज हम करेक्ट। टेक महिंद्रा के नंबर्स देखेंगे। आईटी पर, खासतौर से लार्ज कैप आईटी पर आपका क्या व्यू बन रहा है अब? मुझे लगता है कि लार्ज कैप आईटी, मिड कैप की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से एआई का पेनिट्रेशन अमेरिका में हो रहा है, मेरा छोटा बेटा सैन फ्रांसिस्को में, ही लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को, और उसने कंप्यूटर साइंस की डिग्री काबिल की है। तो वो भी बोलता है कि डैड आप देखो जिस तरह से एआई पेनिट्रेट हो रहा है, जिस तरह से एआई में डेवलपमेंट्स आ रही है, उसका भी ये कहना है। और दूसरे मतलब वो तो बच्चा है बट रिसेंट ग्रेजुएट है, लेकिन आप देखिए कि एक्सपर्ट्स को भी पूछिए तो वो लोग, और अमेरिका के एक्सपर्ट्स, इंडिया के एक्सपर्ट्स सब बोल रहे हैं कि जो बॉटम लेयर है आईटी सेक्टर का, उसमें जॉब लॉसेस की संभावना ज्यादा है बिकॉज ऑफ एआई। और आगे बढ़ के कितना एआई कितना स्मार्ट होता है, कितना अपने आप सेल्फ लर्निंग मोड में जाता है, तो और भी आईटी सेक्टर एज यू गो अप द पिरामिड, और भी आईटी सेक्टर के अंदर जॉब लॉसेस का खतरा है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो इंडियन आईटी कंपनीज करती आ रही है, उनको भी इनोवेट करना पड़ेगा। ये जो एक बात है जो मुझे लगता है सलील पारेख इन्फोसिस के जो सीईओ है उन्होंने बताई थी, विच आई थिंक इज द राइट आंसर, कि आई कंपनियों को एआई एनेबल करने के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से आपको याद होगा 2000 में Y2K का इशू था, तो मुझे लगता है कि दैट कैन बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, लेकिन आज की तारीख में वो उसका भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स नहीं देख पाए। ओके अच्छा गौतम सर, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार। सेक्टर्स पे और वैल्यूएशंस पे आऊँ उससे पहले थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे और एफआईज की इंडियन मार्केट्स को लेकर जो अप्रोच है उससे बातचीत करना चाहूँगा। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से जी। इन स्टेट को और बारीकी से देखते होंगे। लगातार कैश सेलिंग, शॉर्टिंग इंडेक्स में, और स्पेशली जेन स्ट्रीट के बाद थोड़ा सा इंडेक्स मैनिपुलेशन जो सेबी ने रिस्ट्रिक्ट करने पे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, उससे एक्सपायरी स्विंग विजिबल नहीं है। खैर उसको छोड़ते हैं। इंडेक्स पर और बाजार पर, इंडियन मार्केट्स पर जो प्लेसमेंट एफआईएस की वो नेगेटिव क्यों है और कब तक रहेगी, इस पर आपका विचार क्या है? देखिए आपकी बात जो है वो सही है, और ये भी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप देखिए इस साल जनवरी से कल तक जो नंबर्स आए हैं कि करीबन 3.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज का। लेकिन उसके उसके साइड में आप देखिए जो एफआई सेलिंग आई है, करीबन 75,000 करोड़ का सेलिंग हैज कम ईयर टू डेट। तो उसकी क्या वजह है, क्या है? नंबर वन रीजन जो मैं बताऊं इज वैल्यूएशन। आज की तारीख में अपना वैल्यूएशन सबसे हाईएस्ट है पूरे विश्व में। मैं लार्ज इकोनॉमीज की बात कर रहा हूँ, और एट 22-23 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पीई की बात कर रहा हूँ मैं। वी आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव विजा वी अपने खुद के 5 और 10 साल के एवरेज, नॉट ओनली दैट बट उसके अलावा आप बाकी के एशिया और इमर्जिंग मार्केट्स की जो कंपैरिजन में देखें, वी आर मोर एक्सपेंसिव। आप देखिए इवन S&P 500 जो अमेरिका का सबसे विश्व प्रमुख इंडेक्स है, उसके प्रमाण में भी देखिए तो वी आर मोर एक्सपेंसिव। सो ये हो गई बात, पहली बात। दूसरा जो अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो अभी मैंने बात की कि हमारा जो पिछले क्वार्टर, फर्स्ट या फोर्थ क्वार्टर FY25 का जो अर्निंग्स मोमेंटम रहा है वो काफी मतलब नाजुक रहा है। लेकिन अमेरिका में फर्स्ट क्वार्टर, मतलब ये जनवरी से मार्च का क्वार्टर S&P 500 के लिए आप नंबर देखिए। ओवरऑल S&P 500 अर्निंग्स EPS ग्रोथ की जो बात कर रहा हूं वो 12% था, 12%।
ओके, नंबर वन। नंबर टू, उसमें से जो लोग बोलेंगे लेकिन जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, एप्पल है, एनवीडिया है, उनका अर्निंग्स ज्यादा था। सही बात है। उनका अर्निंग जो मैग्निफिसेंट सेवन जिसको बताते हैं, उसका अर्निंग्स था करीबन 31 या 32%। लेकिन बाकी की 493 कंपनीज का भी अर्निंग्स 9% था। तो मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि जो आप अमेरिका में एसेट एलोकेटर हो या फंड मैनेजर हो, और जब आपको लगता है कि हमारे खुद के देश में इतना अर्निंग्स ग्रोथ आ ही रहा है, तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? सो देर आर टू इश्यूज। और जो तीसरी मैं जो बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स ग्रोथ, जो मैंने बताई अबाउट इंडिया, जो अगले साल की मैं जो जो बात देखूं, कोरिया, ताइवान और चाइना, एशिया के अंदर ही तीन ऐसे बड़े मार्केट है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ 14 से 16% की रेंज में है। अपनी बात हो रही है 14 से 15%, लेकिन ये तीन बड़े मार्केट्स हैं जहां पे भी अर्निंग्स ग्रोथ काफी भारी है। तो मुझे लगता है ये तीन वजह के लिए मुझे लगता है कि एफआईज फिलहाल इंक्रीमेंटली कोई बड़ा निवेश नहीं कर रहे हैं इंडिया में। अच्छा गौतम सर, यहाँ आते हैं अब। चलिए, अब इंडेक्स की प्लेसमेंट, इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट, इन इमर्जिंग मार्केट्स कैसी है, उस पर आपने अपना विचार रखा। अब आप देखिए ना, ये जो हमारी 25-200 तक का 600 तक का सफ़र था, उसके पीछे कहानी क्या थी? हमारे यहाँ रेट कट्स हुए, इतनी छोटी अवधि में इतना बड़ा रेट कट, और लिक्विडिटी की जो कमी थी आरबीआई ने उसको पिछले 6 महीने में बहुत ही मजबूत तरीके से एड्रेस किया, और वो कंफर्टेबल है। आपने ये भी देखा, टैक्स कट भी देखा, तो कंज्यूमर स्पेस को आप कैसे ले रहे हैं? कंजम्पशन की स्टोरी को आप चेस कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स पे इस वक्त इस प्राइस पे, या स्पेशली योर टेक ऑन एफएमसीजी राइट नाउ, जिस प्रकार की क्वार्टरली अपडेट्स थी उसके बाद? आपकी बात सही है कि सरकार भी उसकी तरह, मतलब सरकार को भी ये समझ आ गई है कि कुछ करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया। ऊपर से आप देखिए कि ये पहले 5 महीनों में, 2025 साल की बात कर रहा हूं मैं, ये साल के पहले 5 महीनों में सरकारी कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, वो करीबन 41% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। दैट इज ग्रेट। सेकंड, तीसरी बात होगी रिगार्डिंग जो सीआरआर कट जो सितंबर से शुरू होगा, करीबन 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज करेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब, और ऑफ कोर्स चौथी जो भाग है, जो चौथा विषय है, इट इज मानसून। तो मानसून अब तक तो इट सीम्स टू बी गोइंग फाइन, बट जो मानसून भी सही रहे तो मुझे लगता है कंजम्पशन डेफिनेटली वापस आए। और कंजम्पशन क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो ये देयर आर सर्टेन थिंग्स, इफ यू लुक, हर एक सेक्टर में एक या दो कंपनियां हैं जो बाकी कंपनियों से अच्छा कर रही है। अभी आप देखिए फॉर एग्जांपल क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री में आप देखिए, तो जुबिलेंट फूड वर्क जो डोमिनोज पिज्जा बनाती है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए और बाकी सबका परफॉर्मेंस देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। सिमिलरली फुटवेयर में आप देखिए, रिलैक्सो हो या बाटा हो या खादिम हो, ये सब कंपनीज के अर्निंग्स में गिरावट आई है या हैव बीन फ्लैट। लेकिन आप देखिए मेट्रो ब्रांड्स, तो लगता है कि वो कोई दूसरे कंट्री में ही ऑपरेट कर रही है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ओवरऑल कंजम्पशन में यू विल फाइंड होप इज कि ये जो स्टेप सरकार ने लिए हुए हैं, आरबीआई ने लिए हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले एक या दो क्वार्टर में आना चाहिए। बट विद इन द कंजम्पशन स्पेस देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जहां पे ये जो स्टेप सरकार ने लिए उसके बावजूद भी दे आर डूइंग वेरी वेल, इवन बिफोर दैट दे वर डूइंग वेल। ओके, आप इस समय कौन सी थीम्स में फ्रेश पैसा डाल रहे हैं? कहाँ पर आपको लग रहा है कि मोमेंटम अच्छा है, जहाँ पर आप डबल डाउन कर रहे हैं या फिर टॉप अप कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ईएमएस क्षेत्र जो मुझे बरसों से वी हैव बीन बिग फैंस ऑफ ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, तो वहाँ पे कुछ स्टॉक्स में गिरावट या करेक्शन आया हुआ है। तो मुझे लगता है दैट इज एरिया नंबर वन। दूसरा एरिया जो मुझे लगता है इज अ मल्टी डेकेडल स्टोरी अपने देश में इज पावर, वेदर इट्स पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों ये जो पूरा जो पावर का सप्लाई जनरेशन से एंड कंज्यूमर तक का जो बीच पूरा सप्लाई चेन है, मुझे लगता है कि दैट इज अ मल्टी डेकेडल स्टोरी। कुछ ओवर वैल्यूएशन आ चुका है विद इन सर्टन पॉकेट्स ऑफ दैट, बट मुझे लगता है कि कंपोनेंट सप्लायर्स है, जनरेटर्स भी आप देखिए पिछले करीबन 12 महीनों में उनका
25 से 30% गिरावट आई है वो स्टॉक्स में. एंड इट इज वर्थ रीलुकिंग एट जनरेटर्स, इट इज वर्थ रीलुकिंग एट ऑल्सो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज, जो फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ अदर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स. तो वहां पे मुझे लगता है कि इट इज अ बाय एंड होल्ड फॉर द नेक्स्ट 3 से 5 साल तक अच्छा पैसा बन सकता है. ओके. ईएमएस पे मैं पूछने वाला था आपसे, लेकिन इसमें वैल्यूएशन का रिस्क नहीं लगता आपको? डिक्सन फॉर एग्जांपल जिस वैल्यूएशन पर है, या बाकी स्टॉक्स भी जिस वैल्यूएशन पर हैं, आज का टॉप गेनर्स में डिक्सन शामिल है, वैसे एक रिस्क नहीं लग रहा आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर? नहीं, आपकी बात सही है. और ये सवाल हर एक फॉरेन इन्वेस्टर भी, एफआई भी वही पूछता है कि भाई जो डिक्सन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो डिक्सन ताइवान में लिस्टेड होता तो शायद उसको 75 या 80 टाइम्स 1 साल का फॉरवर्ड या 2 साल का फॉरवर्ड पी मल्टीपल ना मिलता. वो बात सही है. लेकिन आप डिक्सन, या मैं एग्जांपल डिक्सन की दे रहा हूँ, हम लोग, हमारे पोर्टफोलियो में डिक्सन नहीं है, बट लेकिन डिक्सन का उदाहरण दे रहा हूँ. आप उसका ग्रोथ रेट देखिए ना, रेवेन्यू ग्रोथ रेट हर हर क्वार्टर में 80 से 100% का रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ दिखा रहा है ये कंपनी. मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. और वो वजह से मुझे लगता है कि सरकार, मार्केट, सॉरी, ये एक कंपनी जो है जिसको, मतलब जिस तरह से जुबिलेंट है क्यूएसआर स्पेस में, या मेट्रो है फुटवेयर स्पेस में, डिक्सन ऑल्सो इज इन द ईएमएस स्पेस. उसको यहाँ का मल्टीपल मिलता है, बाकी सब नीचे है. तो मुझे लगता है डिक्सन इज अ क्लियर विनर. और उतना ही नहीं, जो मार्केट ऑल्सो फॉलोज इट एंड लव्स दैट स्टॉक. सो उसमें वैल्यूएशन गिरावट, आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी. जो गिरावट आएगी, इट विल बी ओनली इफ दे अंडर परफॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक क्वार्टर. लेकिन मुझे, आई स्टिल थिंक विद इन द ईएमएस स्पेस जो डिक्सन आपको महंगा लगता है, लेकिन उसके बाद जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कंपनियां है, उनके वैल्यूएशंस इतने बुरे नहीं है. चलिए गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट पर अपने विचार रखे. आपने बहुत बहुत शुक्रिया. हैव अ नाइस डे सर. अब चलते हैं सहज अग्रवाल के पास. हमारे साथ हेड ऑफ डेरिवेटिव्स कोटक सिक्योरिटीज के मौजूद हैं. सहज, गुड मॉर्निंग. कार्यक्रम में स्वागत है. इंडेक्स की प्लेसमेंट तो काफ़ी तक रेंज बाउंड नजर आ रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपका व्यू, इंडेक्स पे व्यू क्या है? इस वक्त कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, दर्शकों को गुड मॉर्निंग. जुलाई का सीरीज काफी लैकलस्टर टाइप रहा है. इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम 25,500 के पास ट्रेड कर रहे थे, करेक्शन आया. एफआई की प्लेसमेंट भी यदि आप देखेंगे तो हमने ये सीरीज की शुरुआत की थी 38% लॉन्ग पोजीशंस के साथ, जो अब घटकर 18% तक आ गई है. इनफैक्ट कल के पॉजिटिव मूवमेंट के बाद मेरी उम्मीद थी कि थोड़ा सा अपटिक दिखेगा, पर वहां पे हमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला नहीं है. ओपन इंटरेस्ट का भी यदि आप देख लें शॉर्ट टर्म बेसिस पर, तो आज ही के दिन में आई थिंक 25,200, 25,300 पे निफ्टी में काफी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हमें देखने को मिल रहा है. अच्छी बात यह है कि नीचे की जो पुट स्ट्राइक है 25,000, वहां पे भी पुट राइटर कंफर्टेबली खड़ा है और पोजीशन में कोई छेड़छाड़ या अनवाइंडिंग कर नहीं रहा है. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि, हालांकि हमारी उम्मीद हमेशा ये रहती है कि मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आए, थोड़ा एक्शन हो, बट मार्केट एक ब्रीदर मोड में है अभी. और 25,000 और ब्रॉडर रेंज यदि लेना हो तो 25,500 के अंदर कंसोलिडेट करना चाहता है. और बहुत ज्यादा एक्शन देखने नहीं मिल रहा है. आई थिंक इंडेक्स पे हमें मोर ऑफ वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी. थोड़ा सा मोमेंटम दिखे तो डेटा के बेसिस पर शायद एक पोजिशनल लॉन्ग लेने का सेटअप मैच्योर होगा. बट हाल फिलहाल रेंज बाउंड एक्टिविटी विद लिमिटेड अपसाइड फिलहाल के लिए समझ में आ रहा है. बट इसका खामियाजा आई थिंक आपको स्टॉक्स में कहीं ना कहीं जो वैल्यू प्रोपोजिशंस है वहां पे आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है. तो स्टॉक्स के प्रति ज्यादा झुकाव है एज कंपेयर टू दी इंडेक्स. इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी आई एम श्योर आप भी उतना ही ट्रैक करते हैं मार्केट्स को जितना मैं करता हूँ. काफी रेंज बाउंड लैकलस्टर मूवमेंट है. बैंक निफ्टी ने जब नया है मारा था तो एक उम्मीद थी कि थोड़ा नया मोमेंटम आएगा, थोड़ी बड़ी चाल चलेगा. बट अगेन इट्स जस्ट मोर साइडवेज. तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड साइडवेज विद स्टॉक स्पेसिफिक का यदि हम फोकस रखते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक्स में एक्शन फिलहाल के लिए फिर भी है अभी. तो स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं. सहज, गुड मॉर्निंग. बताइए आप कहाँ दांव लगा रहे हैं इस समय? जी, तो करंट मार्केट सेटअप में मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी, फार्मा
और थोड़ा सा आई वुड स्टिक माय नेक आउट एंड से कि सिलेक्ट आईटी स्टॉक्स जो भी रीसेंट रिजल्ट्स के बाद करेक्ट हुए हैं, आई थिंक यदि थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रखना हो तो ये 3 सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इनफैक्ट एफएमसीजी और फार्मा तो बहुत ही वेल प्लेस्ड है अभी। स्टॉक्स लाइक से पीपीएल फार्मा का यदि आप देखेंगे तो उसने अभी शॉर्ट टर्म में बेहतरीन रैली दी थी, जिसमें हमारा एक पोजिशनल ध्यान भी था। फ्रेश यदि देखने जाए तो एफएमसीजी में 2 अपॉर्चुनिटीज हैं। फ्रंट लाइन में एक आईटीसी बहुत बेहतरीन लग रहा है, जहां पे वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छा है, रिस्क डिफाइनेबल है। मेन ऐसे मार्केट में आई थिंक यदि हम एज अ ट्रेडर, एज एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट रिस्क डिफाइन करके चले, जो हमेशा हमें करना चाहिए, तो वो सही रहेगा। तो आईटीसी में अभी 422 का के आसपास का भाव चल रहा है। एज अ ट्रेडर 409 का सपोर्ट है, 450 तक का टारगेट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। वैल्यू और मोमेंटम का कॉम्बिनेशन है, और सेक्टर भी फिलहाल सपोर्टिव है। आज थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, बट जनरली सेक्टर कुछ दिनों से सपोर्टिव रहा है। तो आईटीसी एक पहला स्टॉक रहेगा जहां पे हमारा इंटरेस्ट है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो अच्छी लग रही है वो है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ये स्टॉक भी फंडामेंटली काफी पॉजिटिवली बायस्ड है। अगेन गुड रिस्क रिवॉर्ड, मल्टी बॉटम सपोर्ट, 470 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 447 का सपोर्ट रखिए इसमें, और ऊपर की तरफ में 510 तक का टारगेट इसमें हम एंटिसिपेट कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में। ओके, वरुण बेवरेजेस, आई थिंक आप इसमें रिवर्सल प्ले कर रहे हैं। आईटीसी भी अगर आप देखें तो मोर और लेस आप अच्छे रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन में हैं। अच्छा, एक आप दोनों जो ट्रेड्स पिक किए सहज, मैं उनको समझ सकता हूँ, आप उसमें एक बेटर रिवॉर्ड रिवर्सल खोज रहे हैं। जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, एट ऑल टाइम हाई, एट 52 वीक हाई, ऐसी एक दो स्क्रिप्ट्स बताइए जहाँ पर प्रीवियस हाइज के क्रॉस होने का, ओवरशूट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, जहाँ तक एक्यूट स्ट्रेंथ को बाय करने का सवाल है। जी, उस हिसाब से देखिए, यदि हम हाई बीटा सेक्टर्स की बात करें तो आइडियली आप सबसे पहले जहन में बैंकिंग आता है, प्राइवेट बैंकिंग आता है, मेटल आता है। आई थिंक ये स्टॉक्स में फिर भी हम एज एज मोमेंटम प्ले कर सकते हैं जरूर से। बट क्योंकि मार्केट का करंट सेटअप जो है वो उतना बेहतरीन मोमेंटम वाला नहीं है, हो सकता है आज मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए नहीं मिल रही है, बट फिर भी यदि मुझे देखना हो तो मैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे ही नजर डालूंगा। ओके, चलिए, शुक्रिया सहज हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। अब इस शो को समेटेंगे और इसके बाद कंचन और श्री आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।